हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको 1995 में रिलीज हुई एक बेहद दिलचस्प फिल्म कॉन्गो की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे। इसमें एक टीम अफ्रीका के गहरे जंगलों में एक बेहद अनोखे हीरे की तलाश में जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें जो परिस्थितियाँ मिलती हैं वो बहुत ही खतरनाक और चौंकाने वाली होती हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कॉन्गो नाम की एक रहस्यमयी जगह से शुरू होती है। अमेरिका से एक टीम एक खास मिशन पर यहाँ पहुंची है। वो सभी लोग कार से सफ़र करते हुए उस इलाके में पहुंचते हैं और फिर पैदल ही घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोकेनको, जो कभी भी फट सकता है। ये पूरा इलाका एक घाटी में है और वहाँ का वातावरण बेहद अस्थिर और ख़तरनाक है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग तेज़ी से एक शिविर बनाते हैं। ये पूरा मिशन ट्रेविसकॉम नाम की कंपनी द्वारा भेजा गया है। टीम की अगुवाई कर रहे हैं चार्ल्स, जो कि कंपनी के सीईओ के बेटे हैं। कुछ समय बाद चार्ल्स अपने हेडक्वार्टर कॉल करते हैं। उनके पास एक सैटेलाइट कनेक्शन है और वीडियो कॉल पर उन्हें रोज़ मिलती है, जो वहाँ की एक वैज्ञानिक है और साथ ही चार्ल्स की गर्लफ्रेंड भी है। जब रोज़ चार्ल्स से बात करती है तो चार्ल्स उसे बताता है कि उन्होंने एक बेहद खास नीला हीरा खोजा है जिसका नाम है एलुविया। ये हीरा इतना शक्तिशाली है कि अगर उसे लेज़र गन में इस्तेमाल किया जाए तो वो किसी भी चीज़ को चीर सकता है। रोज़ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह पूछती हैं कि क्या वे ट्रेविस बोट यानी चार्ल्स के पिता को बुला सकते हैं। चार्ल्स थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अभी नहीं, हमें हीरे का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। जब जेफरी, जो हीरे का स्रोत ढूंढने गया है, वापस आएगा तब हम कुछ तय करेंगे। और कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करता हूँ। लेकिन जैसे ही रोज़ पूछती हैं कि वो लोग अभी कहाँ हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद चार्ल्स जेफरी के पास जाता है। जेफरी उसे कुछ खास दिखाने के लिए ले जाता है और दोनों एक पूल में कूदकर जंगल के दूसरी ओर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक सुनसान शहर दिखाई देता है, ऊंची इमारतें, पर सब कुछ वीरान। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जेफरी कहता है कि शायद ये जगह अब तक किसी ने नहीं देखी थी, हम कितने लकी हैं। वो लोग तय करते हैं कि इस खोज के बारे में तुरंत बात करनी चाहिए। चार्ल्स कहता है कि हमें पापा को बताना चाहिए ताकि वो एक और टीम भेज सकें। जेफरी भी सहमत हो जाता है और कहता है कि मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, और वो इमारत के अंदर चला जाता है। उधर रोज़ की कॉल के बाद ट्रेविस अपने ऑफिस पहुँच चुके हैं। जब चार्ल्स बताता है कि उन्होंने हीरा ढूंढ लिया है तो ट्रेविस बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये हीरा और एक लेज़र गन बना ली जाए तो वे संचार के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। चार्ल्स मजाक में कहता है कि हम तो चांद में भी छेद कर सकते हैं। इस सब के दौरान जेफरी उस इमारत के बाहर बैठा हुआ है और चॉकलेट खा रहा है। तभी उसके शरीर से कुछ अजीब गिरता है। जेफरी ने ज़मीन से एक पत्थर उठाया। उसे लगा जैसे उसने पहले यह पत्थर फेंका था, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो उसकी अपनी ही आंखें थीं, यानी कुछ ऐसा जो किसी के शरीर का हिस्सा था। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया और तभी अचानक उसके पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो जैसे जड़ हो गया। उसने पलट कर देखा और उस आकृति को देखकर जोर से चीख पड़ा। उसी समय रोज़ और ट्रेविस चार्ल्स से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सिग्नल टूट गया था। एकदम सन्नाटा। अब सवाल था, क्या किया जाए? चार्ल्स ने वहाँ एक कैमरा लगाया था जिसे कंपनी से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता था। उन्होंने फ़ौरन उस कैमरे को ऑन किया ताकि पता चल सके वहाँ क्या हो रहा है। जो नज़ारा उन्होंने स्क्रीन पर देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहाँ हर कोई मरा हुआ पड़ा था, जैसे किसी चीज़ ने पूरी टीम पर हमला कर दिया हो। लेकिन वो क्या चीज़ थी, यह उन्हें समझ में नहीं आया। तभी स्क्रीन पर एक हलचल हुई। एक अजीब सा प्राणी बिजली की रफ्तार से कैमरे से टकराया। वे उस दृश्य को बार बार देख रहे थे, कुछ भी समझने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वो रहस्यमयी प्राणी सामने आया और कैमरा तोड़ दिया। अब सब कुछ ब्लैंक था। कोई वीडियो नहीं, कोई आवाज़ नहीं। रोज़ और ट्रेविस दोनों स्तब्ध थे। ट्रेविस कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका बेटा चार्ल्स वहाँ था और अब कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
लेकिन एक बात तय थी, वो हीरा अब भी ज़रूरी था। ये कंपनी के भविष्य का सवाल था, लेकिन साथ ही चार्ल्स की जिंदगी भी दांव पर थी। ट्रेविस ने रॉस की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो और हम सिर्फ तुम्ही पर भरोसा कर सकते हैं। रॉस पहले तो झिझकी, कौन ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां सबकी मौत हो चुकी हो, लेकिन जब उसने चार्ल्स के बारे में सोचा तो वो मान गई। अब इस कहानी में एक नया और बेहद अनोखा किरदार आता है, एमी। एमी एक मादा गोरिल्ला है और उससे भी खास बात यह है कि वो इंसानों की तरह सोच सकती है। एमी को दो लोग पालते हैं, डॉ, पीटर जो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं, और उनके सहायक रिचर्ड। एमी बेहद बुद्धिमान है। उसने अपने कमरे में कई अजीब से चित्र बनाए हैं, एक पहाड़, कुछ पेड़ और एक आंख जैसी आकृति। लेकिन पीटर और रिचर्ड समझ नहीं पा रहे कि एमी क्या बताना चाह रही है। आज वो एक पब्लिक शो कर रहे हैं। इस शो में उन्होंने एक खास डिवाइस दिखाया है, ऐसा उपकरण जो बिना बोले सोच को शब्दों में बदल देता है। ये डिवाइस एमी के लिए तैयार किया गया है। अब जब एमी कुछ सोचती है तो वह डिवाइस उस सोच को बोलकर बता देता है, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। शो के दौरान एमी ने जो कुछ कहा वह सुनकर सभी दर्शक चौंक गए। लोग एक बोलने वाली गोरिल्ला को देखकर दंग रह गए। इन्हीं दर्शकों के बीच बैठा था हरकेमर, जो एक अनुभवी खोजी है। उसने अपनी उंगली में एक खास अंगूठी पहन रखी थी, जिस पर उसी आंख की आकृति बनी थी जो एमी ने चित्र में बनाई थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। रात हो चुकी थी। एमी अचानक डर से उठ बैठी। उसे एक बुरा सपना आया था। वो वहीं लेटी रही और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कोई डरावनी चीज़ उसके जहन में घूम रही हो। जब एमी जोर से चिल्लाने लगी तो पीटर और रिचर्ड तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें पता था कि एमी को समय समय पर ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं और हर बार वह बेहद डर जाती है। लेकिन अब तक वे यह नहीं समझ पाए थे कि इन सपनों के पीछे क्या कारण है। इस समय पीटर बहुत बेचैन है। वो चुपचाप एमी द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देख रहा है, जो कमरे की दीवार पर टंगी हुई हैं। हर चित्र में कुछ छुपा हुआ संदेश लगता है, एक पहाड़, कुछ घने पेड़ और वो रहस्यमयी आंख। पीटर अचानक रिचर्ड से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि एमी वापस जंगल जाना चाहती है? अगले ही दिन पीटर अपने बॉस के पास जाता है। वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है। देखिए, एमी कुछ कहना चाहती है। वो हमें अपने तरीके से बता रही है कि उसे जंगल लौटना है। वो पहाड़ी गोरिल्ला है। अगर हम उसे वहाँ छोड़ दें तो शायद वो बाकी गोरिल्लाओं को भी बोलना सिखा पाए। वो आगे कहता है, सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो यह एक क्रांति होगी। हम पहली बार जान पाएंगे कि गोरिल्ले असल में क्या सोचते हैं। ये एक नया आविष्कार होगा। दुनिया हमें इस काम के लिए याद रखेगी। बॉस थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, तुम्हारा आइडिया अच्छा है पीटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के मिशन के लिए फंड देगा। न ही कोई संस्था इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है, बालामस। वो एक व्यापारी है, लेकिन उसका एक और पहलू है, वो जानवरों की भलाई के लिए काम करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस अभियान का पूरा खर्च उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि एमी अपने जंगल में वापस जाए। ये सुनकर पीटर और रिचर्ड दोनों खुशी से झूम उठते हैं। अब उनके पास न केवल एक योजना थी, बल्कि उसे पूरा करने का जरिया भी। वे फौरन तैयारी में जुट जाते हैं। एक निजी विमान किराए पर लिया जाता है, सामान पैक किया जाने लगता है और एमी को भी सफ़र के लिए तैयार किया जाता है। इसी बीच रोज़ भी वहां पहुंचती है। उसे इस पूरे अभियान के बारे में पता चल चुका है और उसका आना कोई इत्तेफाक नहीं है। उसकी आंखों में चिंता है, शायद चार्ल्स को लेकर और शायद उस हीरे की खोज को लेकर भी। इसके बाद रोज़ ने आगे बढ़कर कहा कि वो भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहती है। असल में उसने पीटर को कई ईमेल भेजे थे। हर मेल में उसने यही लिखा था कि वह इस मिशन में अपनी भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन पीटर ने कभी जवाब नहीं दिया। इसलिए वो खुद वहां आई है। जब रोज़ ने सामने आकर पीटर से पूछा, तुमने मेरे मेल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, मैं इसके लिए जो भी रकम चाहिए दे सकती हूँ, बस मुझे इस मिशन का हिस्सा बनाओ। लेकिन पीटर अड़ा रहा। उसी समय वहाँ वह बालों वाला कर्मचारी बालामस फिर से आ गया। उसने साफ साफ कहा, मैंने कहा था ना, मैं इस पूरे मिशन का खर्च उठाऊंगा। लेकिन फिर उसने एक नई समस्या बताई।
हमें प्लेन में ईंधन भरवाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास फिलहाल वो रकम नहीं है। कम से कम $56,000 की ज़रूरत है। ये सुनते ही रॉस, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे आया। उसने बिना सोचे कहा, मैं यह पैसा दूंगा। पीटर ने एक पल सोचा और फिर पहली बार बिना किसी हिचक के रॉस को अभियान में शामिल करने के लिए तैयार हो गया। अब टीम पूरी थी, पीटर, रिचर्ड, रोज, रॉस और एमी। जल्दी ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगली सुबह वे सभी मध्य अफ्रीका में उतरते हैं, लेकिन उनकी मंजिल अभी भी दूर है। उन्हें अभी कुछ रास्ता सड़क मार्ग से तय करना है। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगते हैं, अचानक एक तेज विस्फोट होता है। रोज के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वह धीमे स्वर में कहती है, ये है अफ्रीका। ये अफ्रीका है। यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी अभी राष्ट्रपति की कार में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। पूरा इलाका अफरा तफरी से भर गया है। सैनिक इधर उधर भागने लगे हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया है। हमारी टीम, पीटर, रोज, रिचर्ड, रॉस और एमी, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने की सोच रही थी, उनमें से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सीधे एक संकट के बीच आ चुके हैं। अगर वे समय रहते बाहर नहीं निकले तो पकड़े जा सकते हैं, या बदतर। उसी वक्त उनके गाइड मुनरो वहां पहुंचता है, एक तेज, होशियार और बेहद अनुभवशील आदमी। उसे इस देश की हकीकतों का बहुत अच्छे से पता है। मुनरो बिना देर किए पास खड़े सैनिकों से बात करता है और जल्दी से एक सैनिक ट्रक का इंतजाम करता है, जिसमें वह पूरी टीम को बिठाकर एयरपोर्ट से सुरक्षित बाहर ले जाता है। रास्ते में मुनरो हर किसी को ध्यान से देखता है। उसे साफ लगने लगता है कि इस मिशन में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बताया गया है। उसे हरकेमर पर शक है। वो सोचता है, ये आदमी जंगल में बस एक गोरिल्ला को छोड़ने जा रहा है। नहीं, बात कुछ और है। हरकेमर जब से टीम में शामिल हुआ है, उसने अब तक अपनी असली मंशा नहीं बताई। रोज के बारे में भी वही बात सच है। उसने इस मिशन में बहुत पैसा लगाया है। मुनरो सोचता है, अगर कोई इतना निवेश करता है तो उसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं होती, कुछ और ज़रूर है जो वो नहीं बता रही। रास्ता थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कुछ सैनिक ट्रक को घेर लेते हैं। वे सभी को नीचे उतार लेते हैं और एक एक करके कैप्टन के सामने पेश करते हैं। मुनरो आगे बढ़ता है और विनम्रता से कहता है, हमारे पास पासपोर्ट और वैध वीजा है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? लेकिन सैनिक हंसता है और कहता है, मिस्टर मुनरो, ये अफ्रीका है। यहाँ के नियम अब बदल चुके हैं। राष्ट्रपति पर हमला हुआ है, पूरी सीमा सील कर दी गई है और अगर मैं चाहता भी तो भी तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मुनरो कुछ नहीं कहता, बस एक नज़र रॉस की ओर डालता है। रॉस समझ जाता है और चुपचाप कुछ कैश उसकी ओर बढ़ा देता है। कप्तान पैसों की गड्डी देखकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। ठीक है, वह कहता है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। मैं तुम्हें जाने दूंगा, कप्तान ने कहा, लेकिन जहां जाना चाह रहे हो वहां पहुंचना पूरी तरह तुम्हारे अपने जोखिम पर होगा। इतना कहकर उसने रास्ता छोड़ दिया। टीम ने देर न करते हुए अपना सफर शुरू किया। गंतव्य था कांगो में जहरे। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटे विमान से उड़ान भरनी थी, जो घने जंगल के बीच एक अस्थायी रनवे पर तैयार खड़ा था। मुनरो पहले से ही सतर्क था। उसने विमान चालक को और अपने कुछ लोगों को अलर्ट कर दिया था। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति था केहंका, जो मुनरो का विश्वास पात्र था। टीम तुरंत विमान में सवार हो गई। सब कुछ योजनानुसार चल रहा था। कुछ देर तक, जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, सैनिकों ने उनके पीछे मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। पहली मिसाइल विमान के ठीक बगल से गुजरी। धमाके की आवाज़ ने सबका दिल दहला दिया। रोज बिना एक पल गंवाए विमान के पीछे बने एक डिफेंस स्टेशन की ओर दौड़ी। उसने वहां से एक फ्लेयर गन उठाई और फौरन मिसाइलों की ओर जवाबी गोलियां चलानी शुरू की। उसकी सटीकता ने कुछ मिसाइलों को रास्ते से भटका दिया, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से स्थिति बिगड़ने लगी। अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, मुनरो चिल्लाया। टीम को आदेश दिया गया, पैराशूट लगाओ और तुरंत बाहर कूदो। एक एक करके सबने छलांग लगाई। जैसे ही आखिरी सदस्य ने विमान छोड़ा, एक मिसाइल सीधे विमान से टकराई और वह आग के गोले में तब्दील हो गया। अब वे सभी अफ्रीकी जंगल में अलग अलग जगहों पर उतर चुके थे। पीटर जब नीचे पहुंचा तो उसका सबसे पहला ख्याल एमी थी।
वो आसपास नज़र दौड़ाने लगा, लेकिन एमी कहीं नहीं दिख रही थी। मुनरो उसके पास आया और गंभीर आवाज़ में कहा, मेरे प्यारे पीटर, ये अफ्रीका है। यहाँ 1 सेकंड में ज़िंदगी और मौत बदल जाती है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर एमी जिंदा है तो वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन पीटर मानने को तैयार नहीं था। उधर एमी जंगल में थी और बहुत खुश थी। वो जैसे अपने असली घर लौट आई हो। हर पेड़, हर जानवर, हर आवाज़ उसे आकर्षित कर रही थी। कुछ ही देर में एमी को पीटर की आवाज़ सुनाई दी। वो उसके पास भागती हुई आई और फिर से उसके साथ हो ली। दोनों ने राहत की सांस ली और टीम के साथ फिर से आगे बढ़ने लगे। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक उपयुक्त जगह मिली जहां उन्होंने डेरा डाल दिया। रात होते ही रोज ने कंपनी को कॉल किया। उधर ट्रैविस कॉल का इंतजार कर रहा था और जब उसने सुना कि वे जहरे पहुंच चुके हैं, वो बेहद खुश हुआ। लेकिन उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ट्रैविस ने रोज को बताया कि चार्ल्स की टीम पर जो हमला हुआ था उसकी फुटेज मिली थी। कैमरे ने एक रहस्यमय प्राणी की तस्वीर ली थी जो दिखने में गोरिल्ला जैसा था, लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं। इसके अलावा उसने एक और गंभीर बात बताई। जहाँ तुम लोग खड़े हो वहाँ एक ज्वालामुखी है, नाम है मोकेनको, और वो कभी भी फट सकता है। इसलिए जो करना है जल्दी करो और वापस लौटो। अभी बात चल ही रही थी कि अचानक एमी वहाँ आ धमकी। वो खेलते खेलते ट्रांसमिशन एंटीना से टकरा गई और वो गिर पड़ा। कॉल कट गया। ट्रैविस दूसरी तरफ से एमी को स्क्रीन पर देख चुका था। वो चौंक गया था। एक गोरिल्ला वहाँ। उस रात जब सभी गहरी नींद में थे, अचानक एमी को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दीं। ये एक तरह का शोर था जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। वह अचानक जागी और बाहर की ओर देखने लगी। पीटर और रोज भी जाग गए और इन आवाज़ों के बारे में सोचने लगे। वे दोनों बाहर निकल आए जहाँ मोनरो पहले से खड़ा था। रोज ने उसे पूछा, ये शोर क्या है? मोनरो ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आज पूर्णिमा का दिन है। इस दिन बंदर संभोग करते हैं। यह वही आवाज़ है जो तुम सुन रहे हो। यहाँ हर दिन इसी तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। मोनरो का जवाब सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी जंगल के भीतर की आवाज़ों ने उन्हें सतर्क रखा। इस बीच दिन बीतते गए और वे कई कठिनाइयों का सामना करते रहे। एक दिन जब बारिश ने जंगल को और भी गीला कर दिया था, एक भयंकर बाढ़ आई और उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। एक सुबह जब वे फिर से कैंप में खड़े थे और किसी तरह की बातचीत कर रहे थे, दो लोग एक स्थानीय जनजाति के पास आए। वे कुछ अभियानों में शामिल हुए थे और इसलिए मोनरो उनकी भाषा समझता था। दोनों जनजाति के लोग मोनरो को अपने साथ एक स्थान पर ले गए जहां उन्होंने एक विशेष प्रतीक दिखाया जो एक श्वेत व्यक्ति के शर्ट पर लिखा हुआ था। यह प्रतीक एक चिन्ह था जिसे रोज ने देखा और तुरंत वह तनाव में आ गई। ये टीसी का लोगो है, उसने घबराते हुए कहा। रोज को लगा कि यह शायद चार्ल्स ही हो सकता है और उसने तुरंत उस स्थान की ओर जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर लोग प्रार्थना कर रहे थे और वहां एक श्वेत व्यक्ति को बीच में लिटा दिया गया था। रोज ने देखा कि यह वह आदमी नहीं था जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन वह किसी और व्यक्ति का शरीर था जिसने बताया कि उसका नाम बॉब था और वह चार्ल्स के साथ था। हालांकि बॉब ने कहा कि वह मर नहीं चुका था। रोज ने उसे घेर लिया और उससे कई सवाल किए, लेकिन बॉब के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसका तोता पूरी तरह गायब था जो उसे हमेशा साथ ले जाता था। तभी अचानक बॉब ने एमी को देखा। एमी! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह मर गया। यह दृश्य सभी के लिए अत्यधिक चौंकाने वाला था और अब सबकी समझ में यह बात आने लगी थी कि जंगल में क्या हो रहा था। क्या एमी की मौजूदगी ने उससे इतना भयभीत किया? क्या यह घटना चार्ल्स के बारे में कोई नई जानकारी प्रदान करेगी? क्या कुछ और प्रकट होने वाला है? ये सब सवाल थे जो अब उनके दिमाग में घूम रहे थे और वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ने की योजना बना रहे थे। मुनरो और उसके दोस्त बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें वहां से जल्द निकलने की ज़रूरत थी। इस बीच रोज ने मुनरो से कहा कि वह इस जंगल में अपने प्रेमी चार्ल्स की तलाश में आई थी। उसने मुनरो को यह भी बताया कि वह एक उपकरण के जरिए चार्ल्स के निर्देशांक देख रही थी। अब वे नदी पार करने के लिए तैयार थे और नाव तैयार करने लगे।
जब वे नाव में सवार हुए तो यह एक कठिन यात्रा बन गई, क्योंकि नदी में तेज धारा थी और नाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। कुछ समय बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक अजीब शांति थी। इसी दौरान हर्मर ने अपनी खोज के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, राजा सोलोमन के पास इस जंगल में एक खदान थी जहां हीरे का खनन किया जा रहा था, लेकिन यह स्थान अब परित्यक्त हो चुका है और इसका नाम सिंच है। मैं बहुत समय से इसे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे सफलता नहीं मिली। हमारे साथ है तो मुझे यकीन है कि हम इसे ढूंढ सकते हैं। हर्मर ने एमी द्वारा खींची गई तस्वीरों का जिक्र किया और यह बताया कि इन तस्वीरों में जो प्रतीक हैं वे सिंच के प्रतीक से मेल खाते हैं। हर्मर को विश्वास था कि एमी के साथ वे इस खोए हुए शहर को ढूंढ सकते हैं और अगर वे वहां पहुंचते हैं तो वे कुछ हीरे इकट्ठा कर सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं। इसके बाद रात हो गई और वे नदी के किनारे बढ़ते रहे। अचानक पानी के नीचे से बुलबुले उठने लगे और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दरियाई घोड़े पानी से बाहर निकले और उनकी नाव पर हमला करना शुरू कर दिया। एकमात्र विकल्प था कि वे उन पर गोली चलाएं ताकि वे अपनी जान बचा सकें। गोली चलाने के बाद दरियाई घोड़े पानी में चले गए और वे अपनी नाव किनारे पर ले जाकर सुरक्षित रूप से उतर गए। वे जल्द ही जंगल की ओर बढ़े जब आसमान से एक मिसाइल गिरने की आवाज आई। वे यह देखते हुए आगे बढ़े और जल्द ही एक पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन अब उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जाएं। तभी हार्मर ने सुझाव दिया कि अब एमी को उनके मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि वह जंगल को अच्छे से समझती थी। इसलिए वे एमी को छोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जब उन्होंने विमान की जांच की तो रोज को यह देखकर हैरानी हुई कि यह वही विमान था जिसे उसकी कंपनी ने भेजा था। उसने सोचा, क्यों और कौन एक और अभियान दल भेजेगा? फिर उसने विमान के अंदर जाकर जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुनरो ने कहा कि हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए वे वहां से निकल पड़े। कुछ और समय चलने के बाद अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी और जब वे देखते हैं तो सामने एक पहाड़ी गोरिल्ला खड़ा था जिसकी त्वचा चांदी जैसी थी। जैसे ही गोरिल्ला ने उन्हें देखा, वे सभी डरकर वहीं खड़े हो गए। गोरिल्ला ने महसूस किया कि वे लोग उसे कोई खतरा नहीं दे रहे हैं और वह धीरे धीरे वापस लौट गया। इसके बाद और भी गोरिल्ला वहां आए, लेकिन एमी को देखकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एमी इन गोरिल्लाओं के बीच में घिरी हुई थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। थोड़ी देर और चलने के बाद रोज ने देखा कि चाल से जुड़ी कुछ चीजें वहां पड़ी थीं। वह जल्दी से उस स्थान की जांच करने लगी और वहां कई मृत लोग पड़े थे। उसने उनके शवों को पहले अपने कैमरे में देखा था, लेकिन अब वहां कोई शव नहीं था। रोज की नजरें खोज रही थीं, लेकिन यह सोचने के बाद कि वे लोग कहाँ चले गए, वह फिर से उस स्थान को देखने लगी। तभी उन्होंने सिंच के खोए हुए शहर की इमारतें देखीं। यह वही स्थान था जहां राजा सोलोमन की खदान स्थित थी। वे सब हैरान हो गए कि वे इस जगह तक पहुंचने में सफल हो गए थे। तभी कहंगा को एक लिफाफा मिला। यह वही लिफाफा था जिसमें चार्ल्स ने एक चॉकलेट खा रहे वक्त देखा था। रोज ने उस लिफाफे को देखा और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि यह वही चॉकलेट थी जो चार्ल्स के हाथ में थी। अब रोज को विश्वास हो गया कि वे सही रास्ते पर हैं और वह अपने प्रियतम चार्ल्स को ढूंढने के करीब है। मोनरो और उसके दोस्त जब इमारत के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ प्रतीक चित्रित थे जो उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे। आमतौर पर हेयर हर्मर इन प्रतीकों को समझने में सक्षम होते थे, लेकिन इस बार वे इनमें से किसी भी प्रतीक को नहीं पढ़ पा रहे थे। इस समय रिचर्ड और उसके अन्य साथी बाहर बैठे थे। पहले ही मर चुकी थी और रिचर्ड अब एमी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच अचानक एक बड़ी लौकी, हैरान करने वाली एक अजीब आवाज़ उनके पास आई और बाकी सभी लोग इमारत के अंदर थे। रिचर्ड ने जोर से चिल्लाया और कहा कि गोरिल्ला ने उस पर हमला कर दिया है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और जैसे ही वह वहां भागा, वह मर जाता है और नीचे गिर जाता है। इस समय गोरिल्ला उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। अगर वह रोज थी तो वह अपने हाथ से बंदूक को नीचे रखती और गोलियां चला देती, लेकिन गोरिल्ला नहीं भागता था। इसी दौरान बंदर ने मशाल से हमला किया और वह भी मर जाता है। सभी लोग इमारत से बाहर निकलते हैं,
लेकिन हालात वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। इमारत के अंदर अब भी गोरिल्ला थे और जब वे इमारत से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर खड़े लोग मर चुके थे। हेर हर्मर को यह समझ में आता है कि इंसानों के लिए यह खदान नहीं मिल पाई क्योंकि इन गोरिल्लाओं ने जो भी यहाँ आने की कोशिश की उन्हें मारा। रात को वे उस स्थान पर डेरा डालते हैं और गोरिल्लाओं को अपनी तरफ बढ़ने से रोकने के लिए रॉस ने कुछ स्वचालित बंदूकें स्थापित की जिनमें लेजरों से सुरक्षा प्रणाली थी। जैसे ही गोरिल्ला लेजर को पार करते बंदूकें गोली चलाना शुरू कर देती। इस हमले में कई गोरिल्ला मारे जाते हैं और बाकी सब गोरिल्ला वापस लौट जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद सभी को एक भारी राहत महसूस होती है। फिर हेर हर्मर उन्हें बताता है कि इमारत के अंदर जो प्रतीक थे उनका मतलब था हम आपको देख रहे हैं। ये सुनकर सभी को भय हो गया। अगली सुबह पीटर को अचानक एहसास हुआ कि एमी गायब है। वह उसे ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगा। जब वह उसे ढूंढ लेता है तो मोनरो ने कहा कि अब हमें एमी की नहीं बल्कि बाकी मिसिंग लोगों की तलाश करनी चाहिए। मोनरो का कहना था कि अगर एमी वाकई जिंदा है तो वह उसी गोरिल्ला समूह की तरफ जा रही होगी जिसे उन्होंने पहले देखा था। अब गोरिल्ला उन पर कोई बड़ा हमला नहीं कर रहे थे बल्कि वे एमी को अपने साथ ले जा रहे थे। अब मोनरो और उसके साथियों ने दूसरी इमारत में घुसने का फैसला किया। वे धीरे धीरे इमारत के अंदर गए और हर जगह की जांच करने लगे। इमारत में उन्हें गोरिल्ला को प्रशिक्षित करने वाले मनुष्यों की तस्वीरें मिली और तब उन्हें समझ में आया कि यह सब राजा सोलोमन के लोग थे जिन्होंने गोरिल्लाओं को प्रशिक्षित किया था। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ गया कि गोरिल्लाओं का इतना खतरनाक होना और उनका इंसानों से लड़ने की क्षमता राजा सोलोमन के प्रशिक्षण का परिणाम था। यह घटनाएं और अधिक रहस्यमय और डरावनी होती जा रही थीं। अब उनका मुख्य उद्देश्य सिंच के खोए हुए शहर को ढूंढना और हीरे के खजाने को प्राप्त करना था। लेकिन गोरिल्लाओं और सोलोमन के खतरनाक साजिशों के बीच यह यात्रा और भी कठिन और खतरनाक होती जा रही थी। ने कहा, यह एक अच्छा विचार है लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम विमान तक सुरक्षित पहुंच सकें। रोज और मोनरो ने विमान की ओर दौड़ते हुए देखा कि ज्वालामुखी का लावा अब पूरी इमारत और आसपास के क्षेत्र में फैल चुका था और लावा के साथ खतरनाक धुएं का गुब्बार भी फैल रहा था। रोज ने जल्दी से उस गर्म हवा के गुब्बारे को तैयार किया और जैसे ही यह तैयार हुआ उन्होंने मोनरो से कहा, जल्दी करो, हमें इसे उड़ाना होगा वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। मोनरो और बाकी लोग गुब्बारे की तरफ बढ़ने लगे लेकिन रास्ते में कुछ गोरिल्ला फिर से सामने आ गए। उन्होंने बंदूकें निकाली और गोरिल्लाओं पर गोली चलानी शुरू कर दी लेकिन वे अब ज्यादा नहीं बच सकते थे। गोरिल्ला फिर से उन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। रोज और मोनरो ने तुरंत गुब्बारे को हवा में उड़ाना शुरू किया जबकि बाकी लोग पीछे से उन गोरिल्लाओं से लड़ रहे थे। गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा लेकिन ज्वालामुखी के आसपास की हवा में भारी धुआं था जिससे उड़ान को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। गुब्बारा ऊंचाई पर बढ़ने के साथ ही लावा के फटे हुए धारें नीचे गिरने लगीं और पूरी धरती हिल रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, एक और ज्वालामुखी विस्फोट। उन्होंने देखा कि गुब्बारा अब तेजी से हवा में चढ़ने लगा था और नीचे से लावा की लपटें उन तक पहुंचने लगीं। मोनरो और रोज ने सहमते हुए देखा कि उनका रास्ता अब बिल्कुल साफ नहीं है। रोज ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम इस गड्ढे से बाहर निकलने वाले हैं अगर हम सही दिशा में उड़ें। मोनरो ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर गुब्बारे की दिशा को नियंत्रण में किया। वे अब ऊपर चढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे उन्हें लगा कि वे इस खतरनाक जगह से बच सकते हैं। जब वे आखिरकार ऊंचाई पर पहुंच गए तो नीचे का नज़ारा बहुत भयावह था। इमारत पूरी तरह से ढह चुकी थी और लावा का एक समुद्र उस इलाके को घेर चुका था। लेकिन वे अब सुरक्षित थे और गुब्बारा धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। रोज और मोनरो ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। हमने यह किया, रोज ने कहा। अब हमें वापस घर लौटने का तरीका खोजना होगा। सिनज का खोया हुआ शहर और वह खजाना जो उनके लिए इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अब पीछे रह चुका था। लेकिन रास्ते में मिली खतरों और संघर्षों के बाद वे अब जीवित थे और यह अनुभव उन्हें कभी नहीं भूलने वाला था। यहाँ तक कि एमी और पीटर भी अब सुरक्षित थे और वे सब एक दूसरे की मदद से इस संकट से बाहर निकले थे।
फिर भी एक सवाल था, क्या वह खजाना अब कभी मिल पाएगा? लेकिन इस पल के लिए वे सिर्फ सुरक्षित थे और यही सबसे महत्वपूर्ण था। जल्दी से जाकर हॉट एयर बैलून ले आती है। वह सब कुछ सेट करने लगती है। इस समय अगर रोज होती तो वह प्लेन से लिया गया कंप्यूटर चालू कर देती और ट्रेविस को सीधे कॉल करती। उसने उसे यह बताने के लिए कॉल किया था कि चार्ल्स मर गया है, लेकिन ट्रेविस को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका बेटा मर गया है। उसने उससे पूछा कि क्या उसे हीरा मिल गया है। उसका व्यवहार देखकर वह बहुत गुस्सा होने लगी। वह क्या करती? लेजर गन सेट करने के बाद उसने उसके एक सैटेलाइट को ऊपर सेट किया। उसने उस पर उसका स्थान सेट किया और सैटेलाइट पर गोली चलाई। उसी समय सैटेलाइट पूरी तरह से धराशायी हो गया। तो उन सभी के जाने का समय आ गया था। उनके जाने से पहले पीटर एमी को उसके परिवार में शामिल करने के बाद वहां से वापस आ गया, जैसा कि वह चाहती थी। तो अचानक वे बैलून में चढ़ गए और ऊपर की ओर उड़ने लगे। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने रोज को मिला हीरा जंगल में फेंक दिया। धीरे धीरे उनका गुब्बारा जंगल से बाहर निकल रहा था। एमी यह सब देख रही थी। जब उनका गुब्बारा निकला तो वह नीचे खड़ी थी। फिल्म इस दृश्य के साथ समाप्त होती है जहां परिवार जा रहा है। सो ये कैसा था, इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां लिखना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन फिल्म के साथ।